उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण नसों में रक्त का प्रभाव अधिक हो जाता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रभाव एक निश्चित गति से होता है। यदि हेल्थ गाइडलाइंस या स्वास्थ्य निर्देशों की बात करें तो शरीर में रक्त का दबाव जो है 120/80 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि रक्त का दबाव या प्रवाह इस निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो ऐसे में शरीर हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप का स्थिति पैदा हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप में जो है ये सिर्फ नसों को के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग जैसे हार्ट और ब्रेन को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी सब बात की जानकारी के लिए हम डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो हाइपरटेंशन है इसका मेन का अभी जो रिसेंटली जो है इसका मेन कारण क्या है और इसका किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। थैंक यू डॉक्टर चंदन। जैसा कि आपने बताया कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या और एसेंशियल हाइपरटेंशन ये दो चीज़ है जो कि एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी इसे बोला जाता है। और ये समाज में जो एक्यूट जो हार्ट अटैक या एक्यूट जो डेथ हो रहे हैं, सडन डेथ हो रहे हैं, उसके कॉमन कॉज है। एकाएक पीक होता है, एकाएक बीपी हाई होने लगता है और इससे इतना हो जाता है कि परसिस्टेंटली 180/100 के करीब में mmHg ऑफ ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो पैरामीटर है, और पेशेंट को काफ़ी घबराहट होने लगता है, आँखों से दिखने में दिक्कत होने लगती है, रोशनी साफ साफ में धुंधला होने लगता है और ये मल्टी ऑर्गन फेल्यूर प्रत्येक ऑर्गन को प्रभावित करने लगता है। इसके जो लक्षण है मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की ओर, मतलब ब्रेन का भी कोई सिम्टम होगा, जैसे एंग्जाइटी होगा, एक बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, वोमिटिंग का सिम्टम आने लगेगा, एकाएक पेशेंट कहेगा कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, ब्लरिंग, कंसंट्रेट करने में उसे दिक्कत होगी, किसी भी टॉपिक पर वो बात करने में घबराता है, ये जो चीज़ें हैं उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो काफ़ी हद तक चेंज होने लगती है। तो इस तरह के केस में पेशेंट को जितना जल्दी हो इमरजेंसी जो फैसिलिटीज़ है सरकार की तरफ से, जो मेडिकल कॉलेजेज है या जो आपका सीएससी है, और जो अगर फैसिलिटी है तो उसे देनी चाहिए। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो ये इमरजेंसी मेडिसिन है, ये वैसोडाइलेटर का काम करता है और उस अवस्था में इमरजेंसी को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो उसके अलावा पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा, कभी कभी पेशेंट को खांसी भी होने लगेगा, और ये वहाँ पर अगर मिस डायग्नोसिस हो जाती है, आप कोशिश करिएगा या जो पीएचसी के डॉक्टर्स हैं या जहाँ पुअर फैसिलिटी है, अवेयरनेस कम है, तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट करने लगेंगे, वोमिटिंग का ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बट इसे एक रूप में देखना होगा, सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन होता है, सिंड्रोमल प्रेजेंटेशन होता है, सभी ऑर्गन सिस्टम जो है उसको एक करके ईसीजी, ईईजी, हिस्ट्री, उसके सेमी कॉन्शस है, कॉन्शस है, कब से हो रहा है, रेडिएशन है, पेन हो रहा है, जीआई सिम्टम है या किडनी का कोई सिम्टम आ रहा है, क्योंकि इसमें उनों की रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काफ़ी कारगर साबित होता है और उसमें गड़बड़ी की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होने लगता है। तो ये सब चीज़ों को क्लिनिकली काफ़ी देखने की ज़रूरत है, तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की ज़रूरत है। और मिस डायग्नोसिस से मिस ट्रीटमेंट हो सकता है और ये पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सिंपल हाइपरटेंशन नहीं है वार्ड में या इमरजेंसी में कि भाई ये बीपी इसका बढ़ गया। दिस इज नॉट द केस, ये एक्यूट मामला होता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इसे बोलते हैं। मैलिग्नेंट में इसकी काफ़ी खतरनाक, अगर हिंदी में इससे बात की जाए तो ये काफ़ी खतरनाक तरीके का ये ब्लड प्रेशर है। अब नाउ कमिंग टू द, अगर ये पता चल गया कि नहीं ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन नहीं है, तो
इसमें कई स्टेज भी होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 हुआ कि प्री हाइपरटेंशन का सिम्टम होता है उसमें, फिर स्टेज 2 और लास्ट स्टेज हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है। इसमें आप कौन सी मेडिसिन ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, तो आईवी फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं इनिशियल टाइम में। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो CHC सेंटर है, वहाँ लैसिक्स जो फ्रूसेमाइड है, फ्रूसेमाइड भी अच्छा काम करता है, एक्यूट इमरजेंसी को कंट्रोल करता है। देन वी कैन मूव ऑन द टेलमिसार्टन और पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग, जो स्पाइरोलैक्टोन्स जो है एंटागोनिस्ट है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के ऊपर उसका वर्क होता है। तो दीज आर द मेडिकेशन विच कैन रिलाई अपॉन दैट। एंड जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि पेशेंट को जितने जल्दी इमरजेंसी में पहुंचाया जाए। और अगर काउंसलिंग होती है, अगर पेशेंट पहले से समझदार है तो वो लक्षण देखकर ही पहचान लेता है। हालांकि इतना अवेयरनेस तो नहीं है, लेकिन अगर उसे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताया जाए कि कुछ मेडिकेशन भी हो सकते हैं इसके लिए जिम्मेदार। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, RAS, ये बहुत ही कॉमन डिजीज होते जा रहा है। सिंगल हो सकता है या बायलैटरल हो सकता है। ये RAS इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रीनल हाइपरटेंशन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। कुछ हार्ट स्ट्रक्चरल डिजीज हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर में भी पाया जाता है। अगर सब्सटेंस यूज या मेडिकेशन यूज है, अगर एकाएक आप उसको एब्रप्टली विथड्रॉ करते हैं तो रिबाउंड फिनोमेना का भी रूप हो सकता है, और उस वजह से भी इसकी BP हाई हो सकती है। इसमें एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जैसे कॉन सिंड्रोम्स और कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रामोसाइटोमा और रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स जो है, ज़्यादा सिक्रीशन होगा रेनिन का तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। और ये मिनरल कैटोकॉइड्स की सीरम लेवल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। उस केस में देखा गया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो यूज है उसे बंद करना चाहिए, और काफ़ी सोच विचार कर, काफ़ी इससे सिंपल नहीं लेना है। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल डिसऑर्डर है लाइक द ब्रेन ब्लीड और स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक इंजरी, ये सब कारक हो सकते हैं। इन साइडों को ध्यान रखना है। अनकंट्रोल्ड ब्लड हाई प्रेशर है, तो इस चीज़ में हम लोगों को काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये भी देखा गया है कि जो मेन जो मोलिकुल से रेनिन रिलीज जो होती है, ये इसके सिक्रीशन को कम करना है, या मिला जुला कर देखा जाए तो रेनिन के अगल बगल ही जो मेरा ट्रीटमेंट है या प्रोग्नोसिस है घूम घूम कर आता है कि रेनिन का क्या लेवल है, वो क्यों बढ़ रहा है, कैसे कम किया जाए, कहीं फियोक्रामोसाइटोमा नहीं है। ये सब चीज़ों में रेनिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एंड टू कंट्रोल, उसके लेवल को कंट्रोल करना। जब हमने बताया कि 180/120 तक परसिस्टेंटली ये हाई रहे तो हम लोग उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उससे कैसे कम करना है इस चीज़ को, ये बेनाइन हो सकता है, इसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकता है, वास्कुलर डैमेज हो सकता है, क्रोनिक डैमेज हो सकता है, क्रोनिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। अगर लगातार आपका ब्रेन ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कैपिलरी प्रेशर हाई रहती है, तो ये परमानेंट डैमेज कर सकता है। और इसीलिए मैंने जो शुरू में बताया कि कन्फ्यूजन स्टेट या एजिटेशन स्टेट जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस है, क्योंकि ब्रेन में जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, डैमेज हो जाता है, क्रोनिक वास्कुलर इंजरी हो जाती है, तो पेशेंट कुछ दिनों से घबराहट में रहेगा, कन्फ्यूज स्टेट में रहेगा। ये देखना होगा कि जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ जाती है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, जो हमारे हेल्थ केयर है, जो सपोर्टर्स हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए। तो मैं पहले बताया कि अगर आप ज़्यादा अवेयर हैं देन यू कैन कंट्रोल, अदरवाइज अगर आप में ये नहीं है तो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पेशेंट को ऑर्टिक डिसेक्शन हो सकती है, एक्यूट हार्ट फेलियर हो सकता है, एक्यूट किडनी डैमेज या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इस तरह की बातें हो सकती है। हार्ट अटैक का भी अगर लक्षण प्री या पोस्ट हो सकता है, जिसके लिए ECG वगैरह काफ़ी कारगर है एंड हाईली सस्पिशियस होना चाहिए। और क्योंकि
ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑटिक डिसेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन अपार्ट फ्रॉम द एक्यूट हार्ट फेलियर। और जो अभी जैसा मैंने बताया कि जो इमरजेंसी के पर्सनल हैं, जो वहाँ हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो ईसीजी को मॉनिटर करते हैं, उनको ये देखना होगा कि पेशेंट को एकाएक चेस्ट पेन की हिस्ट्री तो नहीं है, उसे ऐसा तो नहीं है कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, उसका यूरिन आउटपुट तो कम नहीं हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जनरलाइज कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ब्रेन जो हमारे ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है वहाँ भी इफेक्ट होगा, फिल्टर यूरिन अच्छे तरीके से नहीं फिल्टर कर पाएगा, वो कंजर्व करेगा, यूरिन आउटपुट बहुत ही कम हो जाएगी। पेशेंट को घबराहट होता है चूँकि उसकी इस्कीमिक वो ब्रेन की जो आर्टरीज है वो डैमेज होने लगती है, उस केस में कन्फ्यूजन होगा, लोअर बैक एक हो सकता है जो पीठ का दर्द है। और जैसा मेंटल स्टेटस चेंज होता है तो उसमें मूड स्विंग करेगा, मूड में परिवर्तन आएगा, अपार्ट फ्रॉम द नोजिया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसओबी। एसओबी इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सो ये मैं एट लास्ट ही बोलना चाहूँगी, सिंपल हाइपरटेंशन नहीं है जिसके लिए लोग एम्लोडिपिन या टेल्मिसाटन या क्रोनिकली जो दवा लेते हैं। ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, जो कि कुछ दिनों से हो सकता है, पेशेंट अवेयर है और एकाएक ही प्रेजेंट करेगा। और ये हो सकता है कि पेशेंट स्टेज 4 में आपके क्लिनिक में आए और वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो इसलिए आपको इमरजेंसी में जैसे बताया मैंने कि सोडियम नाइट्रोफोर्साइड का इंजेक्शन या जो टैबलेट्स है उसे देने से वाइसोडाइलेट होगा और वो काफ़ी हद तक पेशेंट की स्थिति सुधर सकती है। और अगर पर ध्यान नहीं दिया जाए तो किडनी परमानेंट डैमेज हो सकता है और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, रीनल हाइपरटेंशन एसोसिएटेड हो सकता है। तो मैं अपने व्यूअर को अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगेन दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर। जो पहले हम लोग अपने व्यूअर को बताते थे अलग अलग बीमारी, पल्मोनरी सिम्टम के बारे में हमें बताया है, कफ के बारे में बताया, मलेरिया, टाइफाइड, बहुत से लिवर डिसऑर्डर, हेपेटाइटिस के बारे में बात किया है हमने, जॉन्डिस के बारे में बात किया, लेकिन दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। ये एक्यूट ऑन क्रोनिक हो सकता है। पेशेंट को दिक्कत है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन उसको अनअवेयर है, नहीं पता है कि मेरे को क्या है, वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है, उसके रिलेटिव भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अटेंडेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रहा है दे पा रहे हैं, लेकिन वो एकाएक जब उसकी बीपी, जब वो क्लिनिक में जाता है, जब उसका सिम्टम दिखने लगता है, विजन कम हो जाता है, चेस्ट पेन बढ़ जाता है, तो जाता है देखता है कि मेरी बीपी तो 180/120 है, 200/100 है। जो एकाएक जो ये बीपी में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो डिस्फंक्शन होता है, दैट मोर इंडिकेट्स फॉर द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। एंड इसका जितना जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराया जाए पेशेंट के लिए रिलीफ होगा। और ट्रीटमेंट वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोडियम नाइट्रोफोर्साइड, लैसिक्स, फुरोसेमाइड। उसके बाद पेशेंट कंसल्ट हो जाता है, वार्ड में भर्ती होता है। अगर ब्रेन डैमेज हो जाए सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, अगर उसमें सिम्टम, अगर इन्फेक्शन का साइन आता है, देन वी कैन गो फॉर द अदर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, अदर जो डायग्नोसिस है वो हो सकते हैं, और वो डायबिटीज एसोसिएटेड है, ये सब देखने के बाद है, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, और भी अगर एसोसिएटेड फाइंडिंग है तो उस चीज़ का भी निराकरण करना होगा, उसे देखना होगा। और तब उसे फिर डाइट का प्लान बताएंगे, थेरेपी बताएंगे, एक्सरसाइज बतानी होगी, किस एज ग्रुप का पेशेंट है ये देखना होगा। ये जनरली 30-40 के बाद होता है, और अगर उस एज ग्रुप में उसका बीपी उस रेंज में है तो सही है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बीपी होता है जिससे कि नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 30 और 50 के बीच में पेशेंट है, 40 और 50 के बीच में, तो 200/100 को हम लोग अब नॉर्मल मानेंगे, कभी भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है, और उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और इसमें किस स्टेज में है ये सब ध्यान देखना है। और जो कॉमन मेडिकेशन है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म में हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं, निकार्डिपिन दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जा सकता है, फेनोडोपाम एक बहुत ही अच्छी दवा है मार्केट में, उसे दे सकते हैं। लेबेटालोल भी काफ़ी अच्छी दवा है जो कि काफ़ी सेफ है, बफर सिस्टम है। यस, ये हाई है तो बहुत लो नहीं करेगा, और लो है तो इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की मेडिकेशन मार्केट में आई हुई है जो कि कॉन्स्टेंटली एक लॉन्ग टर्म में पेशेंट के
सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम लोग दे सकते हैं, और इमरजेंसी के लिए नहीं है, ये है फॉर द फॉलोअप। तो इन चीज़ों को करने के बाद फिर डाइट का प्लान कर सकते हैं। ओमेगा फैटी एसिड, 3 ओमेगा फैटी एसिड, डाइट में नमक की मात्रा कम लेनी है, कौन से फूड खाना जिसमें कि सोडियम पोटेशियम ना हो। जांच का भी विषय है, जांच के लिए हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि सीबीसी की क्या रीडिंग है, सीबीसी में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम द सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अदर जो पैरामीटर्स हैं, जो किडनी के रिनल फंक्शन टेस्ट, वो हम लोग को कराने की ज़रूरत है। और देन वी कैन पेशेंट को राहत दिया जा सकता है, काउंसलिंग किया जा सकता है कि अब आप ठीक हैं, अब आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, और एक प्रॉपर मेडिसिन वर्कअप के साथ उसे हम लोग डिस्चार्ज करके 1 मंथ के फॉलोअप में बुलाया जा सकता है। सो दीज आर द कॉमन सिनेरियो, these are the good for health, these are the good for the prognosis of the patient, for a good prognostication। सो समाज में जिस तरह के बहुत सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की ज़रूरत है, और इससे लोग सिंपल हाइपरटेंशन नहीं समझ के और उसके कन्फ्यूजन में कुछ मिस ट्रीटमेंट मत हो जाए। इसलिए मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज ऑलवेज इमरजेंसी कंडीशन, और इसके स्टेज को पहचानने की ज़रूरत है। और अगर पेशेंट की मेंटल स्टेटस ख़राब हो रही है, कंफ्यूज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको साइकोटिक डिसऑर्डर या एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी हालांकि होता है स्ट्रेस की वजह से भी, लेकिन इसमें प्रॉपर वर्कअप की ज़रूरत है। और जो गाइडलाइंस है ना, अमेरिकन गाइडलाइंस है, उससे देखकर और जो स्टेज वाइज हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।